आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी मल्हार पुस्तक से एक नई कहानी को। शीर्षक है नहीं होना बीमार। इस कहानी में एक बच्चे की मज़ेदार घटना बताई गई है। बच्चे को लगता है कि बीमार होने पर बहुत आराम मिलता है और अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। इसीलिए वह स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बीमार होने का बहाना करता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि बीमार होना इतना आसान या अच्छा नहीं होता। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे ऐसा क्या होता है। शुरुआत में लेखक बताता है कि एक दिन उसकी नानी जी उसे साथ लेकर उनके पड़ोसी सुधाकर काका को देखने अस्पताल गई। सुधाकर काका बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। लेखक पहली बार अस्पताल जा रहा था, इसीलिए उसके लिए यह एक नया अनुभव था। अस्पताल के बड़े कमरे यानी वार्ड में बहुत सारे पलंग एक लाइन में रखे थे। हर पलंग पर सफ़ेद चादर और लाल कंबल था। दीवारें सफ़ेद थी, छत ऊंची थी और खिड़कियों पर हरे पर्दे लगे थे। फर्श बहुत साफ और चमकदार था। उसी वार्ड में एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे, जो पास आने पर दिखाई दिए। जब सुधाकर काका ने नानी जी और लेखक को देखा तो वे खुश हो गए। नानी जी उनके पास जाकर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी और उनके सिरहाने खड़ी होकर उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। लेखक को अस्पताल का वातावरण बहुत अच्छा लगा। खिड़कियों के पास हरे भरे पेड़ थे जो हवा में झूम रहे थे। वहाँ ट्रैफिक का शोर, धूल, मच्छर मक्खियाँ नहीं थी। केवल लोगों की धीमी बातचीत की आवाज़ें थी और चारों तरफ शांति थी। उसी समय सफ़ेद कपड़े पहने एक नर्स वहां आई। उसने नानी जी को देखा और सम्मान के रूप में सिर हिलाकर नमस्कार किया। नर्स ने सुधाकर काका को दवाई दी। नानी जी उनके लिए घर से साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। उन्होंने नर्स से पूछा कि क्या काका को खीर खिला सकती हैं। जब नर्स ने अनुमति दे दी तब उसके जाने के बाद नानी जी के चम्मच से धीरे धीरे काका को खीर खिलाई गई। काका ने बड़े स्वाद से खीर खाई। लेखक को आगे ऐसा लगता है कि बीमार लोगों के भी बड़ी आरामदायक जिंदगी होती है। वे साफ सुथरे बिस्तर पर आराम से लेटे रहते हैं और उन्हें स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलती है। इसीलिए लेखक मजाक मजाक में सोचने लगा कि काश वह भी सुधाकर काका की जगह होता और उसे भी ऐसा आराम मिलता। वह सोचने लगा कि वह कब बीमार पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक दिन लेखक का स्कूल जाने का मन नहीं था। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। उसे डर था कि अगर वह स्कूल गया तो उसे सजा मिलेगी। इसीलिए उसने सोचा कि आज बीमार पड़ने का नाटक करना सही रहेगा, ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। लेखक उस दिन जानबूझकर रजाई से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वह बीमार होने का नाटक कर रहा था। जब नानी जी उसे उठाने आई तो उसने कहा कि वह बीमार है। उसने बहाना बनाया कि उसके सिर में दर्द है, पेट भी दुख रहा है और उसे बुखार है। यह सुनकर नानी जी वहां से चली गई। लेखक रजाई में लेटा हुआ घर में हो रही गतिविधियों का अंदाजा लगा रहा था, यानी घर में होने वाले कामों के बारे में। उसे लग रहा था कि छोटे मामा नहाकर निकल गए होंगे। कुसुम मौसी कॉलेज बस पकड़ने के लिए जल्दी से भाग रही होंगी। मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा होगा और छोटे मामा साइकिल लेकर निकल गए होंगे। धीरे धीरे घर के सभी लोग अपने काम में के लिए चले गए और लेखक घर में अकेला रह गया। रजाई में लेटे लेटे लेखक यानी वह बच्चा को हल्की सी नींद आ गई। उसकी उसी समय नाना जी वहां आए और चिंतित होकर पूछने लगे कि क्या हुआ और वह क्यों बीमार है। लेखक यानी वह छोटा लड़का बीमार होने का नाटक करते हुए करहाकर कहता है, करहाकर यानी दर्द होने की तरह आवाज निकालते हुए कहता है कि उसे बुखार आ गया है। नाना जी उसकी बात सुनकर रजाई हटाकर उसका माथा, पेट और नब्ज देखते हैं, यानी कलाई
पर को महसूस करते हैं ताकि पता चल सके कि सच में बुखार है या नहीं। तभी नानी जी भी वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। नाना जी कहती हैं कि बुखार तो नहीं लग रहा। तब लेखक अपनी बात साबित करने के लिए कहता है कि थर्मोमीटर यानी बुखार मापने का यंत्र से तापमान माप कर देखिए। लेखक को पता था कि घर में कोई और नहीं है, इसीलिए अगर थर्मोमीटर भी लगाया भी गया तो उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। उसने यह बात इसलिए कही ताकि वह खुद को बीमार साबित कर सके। लेकिन लेकिन जब घर में थर्मोमीटर ढूंढा गया तो वह कहीं मिला ही नहीं। शायद किसी ने पहले मंगा कर ले लिया गया था। फिर आगे नानी जी लेखक के लिए दवा की पुड़िया लेकर आ नाना जी लेखक के लिए यानी उस लड़के के लिए दवा की पुड़िया लेकर आती हैं और उसे खाने को कहती हैं। लेखक बीमार होने का नाटक कर रहा था, इसीलिए वह दवा नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में कड़वी दवा और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। इसके बाद नानी जी से कहती हैं कि आज उसे कुछ खाने को मत देना और आराम करने दो, शाम को उसकी तबीयत फिर देखेंगे। इसके बाद नाना जी और नानी जी के जाने के बाद लेखक अकेले रह गया और थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। जब लेखक की नींद खुली तो उसका मन हुआ कि बाहर जाकर अपनी गली की हलचल और गतिविधियों को देखे। वह जानना चाहता था कि ड्राई क्लीनर चंदर भाई क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक हैं, महेश घी सेंटर पर मलाई का भगोना चढ़ा है या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं। लेकिन वह बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि उसने खुद को बीमार बताया था, इसीलिए बोर होने के बावजूद उसे बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा। लेखक बिस्तर पर लेटे लेटे स्कूल और अपने दोस्तों के बारे में सोचता रहा। लगातार लेटे रहने से उसकी पीठ दुखने लगी, इसीलिए वह उठकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसे बाहर किसी ने के आने की आहट सुनाई दी यानी हल्की आवाज आई, वह फिर से जल्दी से लेट जाता है ताकि लोग समझे कि वह बीमार है। नाना जी लेखक को देखने आते हैं और पूछते हैं कि अब सिर दर्द कैसा है। लेखक कहता है कि अब ठीक है, लेकिन फिर भी नाना जी उसे एक और दवा की पुड़िया खिला देती हैं। कुछ समय बाद लेखक को भूख लगने लगती है। वह सोचता है कि शायद उसे फल या साबूदाने की खीर खाने को मिलेगी, लेकिन उसे याद आता है कि सुबह ही नाना जी ने कहा था कि बीमार होने पर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वह सोचता है कि अगर नानी जी उसे भूख के बारे में कहेगा नानी जी से भूख के बारे में कहेगा तो वह नाना जी से पूछेंगे और नाना जी वही कहेंगे कि बीमारी में भूखे रहने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। लेखक अब बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत परेशान और बोर हो जाता है। उसे लगता है कि इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, चाहे सजा ही क्यों ना मिलती। उसे स्कूल की रिसेस में ठेले से नमक मिर्च लगे अमरूद खाने की याद आने लगी। इन सब बातों को सोचते सोचते उसे फिर से हल्की सी नींद या झपकी आ जाती है। लेकिन लेखक को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। जब भी उसकी आंखें लगती उसे अलग अलग स्वादिष्ट खाने की चीजें दिखाई देने लगती, जैसे कचौड़ी, बर्फी, चिक्की, गोलगप्पे। सबसे ज्यादा उसे साबूदाने की खीर याद आ रही थी। लेखक सोचता है कि साबूदाने की खीर अक्सर केवल उपवास या बीमारी के समय ही क्यों बनाई जाती है। उसी तरह गुजिया केवल त्योहार पर और पंजीरी यानी घी, आटे और मेवे से बनी एक मिठाई को पूर्णिमा के दिन ही क्यों बनाया जाता है।
वह सोचता है कि क्या इन चीजों को जब मन करे तब नहीं बनाया जा सकता। लेखक बहुत बोर और परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहना कितना मुश्किल है। शाम को जब बाकी बच्चे आंगन में खेलेंगे तब वह बाहर भी नहीं जा पाएगा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा कि उसने बेवजह बीमार होने का नाटक किया। उसे स्कूल का होमवर्क भी याद आता है और वह सोचता है कि अब वह उससे किससे कॉपी मांगेगा। इन सब बातों से वह उदास और रुआसा हो जाता है, यानी रोने जैसा उदास हो जाता है। लेखक को पास के कमरे से बर्तनों की आवाज खट 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 पटर सुनाई देती है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि मुन्नू स्कूल से लौट आया है और अब शायद दोपहर का समय हो गया है। दोपहर का समय हो गया है और 1 बज गया है। उसे लगता है कि घर के सभी लोग खाना खाने बैठ गए होंगे। लेखक यह भी सोचता है कि मुन्नू शायद उसे देखने आया होगा, लेकिन उसे सोता समझकर चुपचाप वापस चला गया होगा। लेखक को घर वालों के खाना चबाने की आवाज सुनाई देती है और उसे भूख बहुत लगती है। वह सोचता है कि किसी ने भी उससे यह नहीं पूछा कि वह क्या खाएगा। अगर पूछते तो वह सिर्फ साबूदाने की खीर ही मांगता। वह मजाक में सोचता है कि उसने कोई बड़ी चीज तो नहीं मांगी थी, जैसे ताजमहल। लेकिन उसे याद आता है कि नाना जी ने कहा था कि बीमारी में भूखे रहने से शरीर के रोग दूर हो जाती हैं, विकार निकल जाती हैं। इस बात से वह थोड़ा नाराज और दुखी भी होता है। कहता है कि चाहे इस चक्कर में बीमार आदमी खुद शिकार ना हो जाए। लेखक को रसोई से दाल चावल की खुशबू आती है। वह कल्पना करता है कि अरहर की दाल में हींग जीरे का तड़का लगाया गया होगा, ऊपर से हरा धनिया और घी डाला होगा और उसमें नींबू भी निचोड़ा होगा। उसे बहुत भूख लगी, इसीलिए वह सोचता है कि काश कोई उसे भी थोड़ा सा खाने दे दे। खाने की खुशबू से लेखक खुद को रोक नहीं पाता। वह सोचता है कि शायद हरी मिर्च तलकर दाल चावल के साथ खाई जा रही है। भूख के कारण वह बिस्तर से उठकर चुपके चुपके दरवाजे तक जाता है और अंदर झांककर देखने लगता है। लेखक देखता है कि घर के लोग दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च खा रही है। वहीं मुन्नू मजे से आम चूस रहा है। लेखक सोचता है कि ये आम शायद बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। लेखक देखता है कि मुन्नू बड़े मजे से आम खा रहा है। वह पूरी गुठली मुंह में डालकर चूस रहा है और उसके हाथ भी आम के रस से गंदे हो गए हैं। यह देखकर लेखक को जलन और गुस्सा आता है। मुन्नू को आम खाते देखकर लेखक को बहुत जलन और गुस्सा आता है और वह वापस बिस्तर पर आ जाता है। उस दिन उसे पूरे दिन भूखे पेट रहना पड़ता है। अंत में उसे समझ में आता है कि बीमार होने का नाटक करना गलत था। इसीलिए वह निश्चय करता है कि आगे से स्कूल की छुट्टी लेने के लिए वह कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। और यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।